नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और इसका दूसरा नाम होता है प्रूडेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रूडेंस। अब आपका ये जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, ये जो आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है या प्रूडेंस है, ये भी आपसे चार बातें बोलता है। आपसे चार बातें बोलता है। क्या है चार बातें? सबसे पहली बात, बिजनेस में, हमारे बिजनेस में फ्यूचर में, इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में अगर किसी तरीके का कोई भी अगर एक्सपेंस होने वाला है या फ्यूचर में किसी तरीके का कोई आपको लॉस होने वाला है, जिसका आपको अभी पता है कि हाँ ये फ्यूचर में ये एक्सपेंस होगा, ये लॉस होगा, जिसका भी एट प्रेजेंट आपको पता है, तो आप उसके लिए पहले से ही एडवांस में क्या करो? प्रोविजंस बना के चलो। प्रोविजंस बना के चलो। जैसे आपको पता है कि आज मैंने ये जो, आज सपोज करो आज अपन ने एक मशीनरी परचेज करी, आज एट प्रेजेंट अपन ने एक मशीन परचेज करी 5 लाख रुपीज की, ठीक है। और आपको पता है कि जो मशीन है इसकी लाइफ जो है, इस मशीन की लाइफ क्या है? 10 ईयर्स की है। यानी ये जो मशीन आज खरीदी है ये केवल 10 ईयर्स तक यूज आ सकती है। यानी आफ्टर 10 ईयर्स के बाद दोबारा अपन को एक न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी। हम एक नई मशीन क्या करेंगे? परचेज करेंगे, करनी पड़ेगी हमें। तो पता है ना कि 10 ईयर्स के बाद ये खर्चा होएगा, दोबारा नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो आप उसके लिए अभी से क्या करो? प्रोविजंस बना के चलो। मतलब कि आप हर साल जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो, जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं आपके बिजनेस में से, उसमें से कुछ प्रॉफिट सेव करो, बचा के चलो। काय के लिए? फ्यूचर में इस मशीन को परचेज करने के लिए। अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट अभी से क्या करो? सेव करके चलो। काय के लिए? इस मशीन को आफ्टर 10 ईयर बाद दोबारा इस मशीन को परचेज करने के लिए। ऐसा नहीं सोच रहा कि ये तो 10 ईयर्स के बाद खरीदी है, तो अभी से क्या सोच रहा 10 साल बाद देखेंगे क्या करना है। तो 10 साल अभी से अगर प्रोविजन नहीं बनाए तो 10th ईयर में जाके एकदम से आपके पास फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा। तो इसलिए अभी से क्या करो? थोड़ा थोड़ा पैसा अपने प्रॉफिट में से सेव करके चलो, ताकि आफ्टर 10 ईयर जब आपको न्यू मशीन खरीदनी पड़े तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पहली बात ये कहता है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंस होने वाला है या कोई लॉस होने वाला है, तो आप उसका पहले से क्या करो? प्रोविजन बना के चलो। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है ये आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कि बिजनेस में फ्यूचर में, बिजनेस में अगर फ्यूचर में अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट होने वाला है, इन बिजनेस में अगर फ्यूचर में अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उस प्रॉफिट को जब वो प्रॉफिट हो जाए या जब वो इनकम आपको रिसीव हो जाए फ्यूचर में, जब वो इनकम आपको रिसीव हो जाए या जब ये प्रॉफिट इन फ्यूचर आप अर्न कर ले, तभी इसको बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। पहले से एडवांस में बिजनेस की फ्यूचर इनकम को ना तो रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की दूसरी बात क्या है कि बिजनेस में फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है या कोई आप इनकम आपको होने वाली है, तो उस इनकम और प्रॉफिट को बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है? जब या तो वो इनकम आपको रिसीव हो जाए या फिर वो प्रॉफिट आप अर्न कर ले। उसी केस में आप अपनी ऐसी फ्यूचर की इनकम्स को या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। पहले से एडवांस में फ्यूचर में होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस को पहले से एडवांस में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तीसरी बात क्या कही कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने? कि जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, क्या होते हैं फिक्स एसेट्स? व्हाट इज फिक्स एसेट्स? दोज एसेट्स which cannot be purchased for resale purpose are called fixed asset। ऐसे एसेट जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किए जाते वो हमारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स।
तो जनरली ये सब हमारे बिजनेस के फिक्स एसेट्स होते हैं जिनको हम अपने बिजनेस में रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करते, तो वो हमारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तीसरी बात क्या कहता है कि जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, उन सारे फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएशन लेस कर कर, व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एक लाइन का मीनिंग है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आपने एक 4 व्हीलर परचेज करा, आपने एक 4 व्हीलर परचेज किया, सपोज करो 1 अप्रैल को बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपने एक 4 व्हीलर परचेज किया 5 लाख में, ठीक है ना? 4 व्हीलर परचेज किया आपने कितने में? 5 लाख में। अब एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को क्या इसकी वैल्यू 5 लाख ही रहेगी कि इस 4 व्हीलर की, जब 1 साल बाद? बिल्कुल नहीं रहेगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 3,50,000 और 4 लाख और 4,50,000, मतलब इसकी वैल्यू कब हो जाएगी? सपोज करो आपने ये खरीदा था कितने में? 5 लाख में, और एंड ऑफ द ईयर में अब उसका वैल्यू किया तो पता चला तो 4 लाख की रहेगी कार की वैल्यू। तो ये जो कार की वैल्यू 1 लाख रुपीज, इस कार की वैल्यू में जो 1 लाख रुपीज का डाउनफॉल हो गया, इसको बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तीसरी बात क्या कहता है कि जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उस सारे फिक्स्ड एसेट्स को एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लेस कर कर देन बुक्स में क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए, बुक्स में शो करना चाहिए। तो तीसरी बात क्या बोली आपके इस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने कि एंड ऑफ द ईयर में जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उस सारे फिक्स्ड एसेट्स को बुक्स में कैसे शो करोगे? उनकी वैल्यू जितनी भी डेप्रिसिएट हो गई है तो वो डेप्रिसिएशन लेस करके फिर एंड ऑफ द ईयर में अपन अपने फिक्स्ड एसेट्स को क्या करेंगे? बुक्स में शो करेंगे एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तीसरी बात क्या गई? तीसरी बात ये कही कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाए, जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं उन सबका आपको क्या करना है? वैल्यूएशन करना है। उन सबका आपको एंड ऑफ द ईयर में क्या करना है? वैल्यूएशन करना है, पता लगाना है कि आज इसकी क्या वैल्यू है करंट एसेट्स की एंड ऑफ द ईयर में। और ये वैल्यूएशन कैसे होगा? एक तरफ तो लिखोगे आप इसकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने रुपए में आपने इनको खरीदा था, और दूसरी तरफ आप इसकी लिखोगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट रियलाइजेबल वैल्यू NRV, दैट रियलाइजेबल वैल्यू। दैट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इन असेट्स को अगर आज अपन सेल करने जाएंगे, इन असेट्स को अगर आज बेचेंगे तो उनकी क्या प्राइस मेरे को मिलेगी? वो प्राइस कहलाती है दैट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एंड ऑफ द ईयर में अपन को अपने करंट एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट प्राइस और दैट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is lower, whichever is lower, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू पे हम अपने करंट एसेट्स का क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने कि जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो जितने भी आपके पास करंट एसेट्स है उन सबका अपन वैल्यूएशन करेंगे, पता लगाएगी कि आज क्या वैल्यू है। और ये वैल्यूएशन कैसे होता है? एक तरफ तो लिखते हैं करंट एसेट की कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब किस प्राइस में आपने उसको खरीदा था, और दूसरी तरफ लिखते हैं उसकी दैट रियलाइजेबल वैल्यू। दैट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब दैट रियलाइजेबल वैल्यू इज
कि आज अपन इस एसेट को सेल करने जाएंगे तो कितना अमाउंट अपन को रिसीव होगा, वो वैल्यू कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी वैल्यू लोअर है, दोनों में से जो भी वैल्यू कम है, वो आपके करंट एसेट की वैल्यू कहलाएगी, वो आपके करंट एसेट की क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। तो ये चौथी बात कहता है आपसे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। दोबारा समझ लीजिए क्या क्या बोला कि फ्यूचर में अगर आपके बिजनेस में आपको कोई एक्सपेंस होने वाला है या कोई लॉस होने वाला है तो पहले से उसके लिए प्रोविजंस बना के चलो। बिजनेस में अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है तो जब बिजनेस में फ्यूचर में वो प्रॉफिट आपको हो जाए, जब वो इनकम आपको रिसीव हो जाए, या फिर फ्यूचर में जब वो प्रॉफिट आप अर्न कर लो, तभी आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर की इनकम्स को और प्रॉफिट्स को आप पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते एज पर एक्रूअल कंसेप्ट। तीसरी बात क्या बोली कि जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है, उस सारे फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएशन लेस कर फिर बुक्स में शो करना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द ईयर आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जितना भी डाउनफॉल हो गया, जितना भी वैल्यू इसकी कम हो गई, वो वैल्यू लेस करके फिर एंड ऑफ द ईयर में अपने फिक्स्ड एसेट्स को बुक्स में शो करना है। और तीसरी बात क्या बोली, चौथी बात कि एंड ऑफ द ईयर में जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं उन सब का भी आपको वैल्यूएशन करना है। और वो वैल्यूएशन कैसे होगा, एक तरफ तो लिखेगी उसकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने रुपए में आपने अपने करंट एसेट्स को परचेज किया था, और दूसरी तरफ लिखेगी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कि आज ये एसेट अगर सेल करेंगे, बेचेंगे, तो कितने रुपए में ये सेल होगा, वो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। तो कैसे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो भी प्राइस कम होगी वो आपकी करंट एसेट की वैल्यू कहलाएगी। ये जो आपकी होती है ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसका मतलब तो क्या है कि इन एसेट्स को आज अगर सेल करने जाएंगे तो कितना अमाउंट अपन को रिसीव होगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी आपके करंट एसेट्स की सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को। उसमें से अपन क्या माइनस कर देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, तो वो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। बताइए समझ में आया आपको कंजर्वेटिज्म कांसेप्ट, कोई डाउट किसी को, एनी डाउट इन दिस कंजर्वेटिज्म कांसेप्ट। मैंने आपको बताया ये कह रहा है कि फ्यूचर में अगर आपके बिजनेस में आपको कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो एक्सपेंस होने वाला है या कोई लॉस होने वाला है, तो आप उसका पहले से आप उसके लिए प्रोविजंस बना के चलो। फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है या कोई इनकम आपको रिसीव होगी फ्यूचर, तो फ्यूचर में जब आपको इनकम रिसीव हो जाए तभी आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, पहले से आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट, दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। ऐसे एसेट जिसको रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किया जाता वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। तो तीसरी बात क्या बोली कि जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सबको डेप्रिसिएशन लेस करके फिर बुक्स में क्या करना है, शो करना है। और चौथी बात क्या बोली कि एंड ऑफ द ईयर में जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं उन सबका वैल्यूएशन किया जाएगा, और वो वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, उस प्राइस पे हम अपने करंट एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे एंड ऑफ द ईयर में। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इस तरीके से अपन अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और वैसे इसका मतलब होता है कि आज अगर इस एसेट को सेल करेंगे तो नेट कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा, वो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। बताइए समझ में आ गया। Is it clear? Okay.
देखिए रीड करिए क्या कह रहे हैं। Under this concept, all the expected losses and expenses may be provided in the books of accounts, but expected income and profit should not be booked in advance. उसको पहले से बुक्स हम उसको पहले से एडवांस में उसको बुक नहीं करेंगे। Also, current assets should be valued at cost price or realizable value. रिलायजेबल वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी आपके करंट एसेट की सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या माइनस कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रिलायजेबल वैल्यू कहलाती है। तो करंट एसेट को कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट प्राइस और रिलायजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। एंड फिक्स्ड असेट कैसे वैल्यू होंगे, जो भी फिक्स्ड असेट की कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके फिर एंड ऑफ द ईयर में अपन अपने फिक्स्ड असेट्स का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। और फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज फिक्स्ड असेट, दोज असेट व्हिच कैन नॉट बी परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। ऐसे असेट जिसको अपन सेल करने के लिए बिजनेस में परचेज नहीं करते वो हमारे फिक्स्ड असेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने ये लैपटॉप परचेज करा है तो उसको मैंने सेल करने के लिए परचेज नहीं करा, तो दिस लैपटॉप इज माय फिक्स्ड असेट। क्लियर? Now next. सर Yes. सर फिक्स असेट वही होता है जो अपन मतलब अपने बिजनेस में उसको यूज करते हैं। Those assets which cannot be purchased for resale purpose. ऐसे असेट जिसको रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं किया जाता, मतलब असेट खरीदा है आपने बिजनेस में लेकिन आपने उसको रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं करा, तो वो आपका फिक्स्ड असेट कहलाएगा। ओनली बस अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस की बात हो रही है। हाँ सॉरी फॉर बिजनेस यूज के लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट है आपका, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपसे क्या कहता है, अंडर दिस कंसेप्ट ये कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए, एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए, उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपको ईयर टू ईयर बेसिस अकाउंटिंग करनी होती है। आप बार बार अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते, आप बार बार अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके किसी लॉ में या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कोई चेंज आता है तो उस कंडीशन में तो आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए आप उनको बार बार चेंज नहीं कर सकते एज पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अभी मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या होता है डेप्रिसिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आपके फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को, आपके फिक्स्ड असेट की वैल्यू में जो डाउनफॉल होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरे फिक्स्ड असेट की वैल्यू कितनी, जो मेरी फिक्स्ड असेट है उसकी वैल्यू में कितना डाउनफॉल हो गया, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, दो मेन मेथड है। एक मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दो मेथड है, ये दो मेथड है। इनमें से एक मेथड को यूज करके हम अपने फिक्स्ड असेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि हमारे फिक्स्ड असेट की वैल्यू कितनी कम हो गई, हमारे फिक्स्ड असेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आपने डिसाइड करा कि हम अपने फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे कौन से मेथड से, इस स्ट्रेट लाइन मेथड से, इस SLM मेथड से। तो एक बार डिसाइड कर लिया ना कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप हर साल इसी मेथड को यूज करके आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करोगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बोले एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, अब नेक्स्ट ईयर WDV मेथड यूज करेंगे, फिर SLM यूज करेंगे, फिर WDV यूज करेंगे। नहीं, ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपसे यही कहता है कि एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने स्टार्ट कर दिए
उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपको ईयर टू ईयर बेसिस अकाउंटिंग करनी है। आप बार बार अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके लॉ में कोई चेंज हो जाए या अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर कोई चेंज हो जाए तो उस केस में तो आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए आप उनको बार बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़िए जो है, अंडर दिस कंसेप्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट फॉलोड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन should be followed continuously on year-to-year basis without any changes. But if there is any requirement of any change in any act, law or accounting standard, then such accounting principles may be changed. Clear है? क्या कह रही है आपसे consistency concept कि एक बार जो accounting principles आपने follow कर लिए, continuously उन्हीं accounting principles को follow करते हुए आपको accounting करनी है year to year basis पे। आप बार बार अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं चेंज? अगर आपके लॉ में किसी एक्ट में या आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कोई चेंज आ जाए तो उस केस में तो आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज एक बार जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए आप बार बार उनको चेंज नहीं करेंगे एज पर कंसिस्टेंसी कांसेप्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया कि जो डेप्रिसिएशन होता है, इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। एक मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और दूसरे का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर आपने डिसाइड करा है कि आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे बाय स्ट्रेट लाइन मेथड तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे बोले एक साइड डब्ल्यूडीवी और एक साइड एसएलएफ, नहीं, डिसाइड कर लिया एसएलएफ स्ट्रेट लाइन मेथड तो इसी मेथड को यूज करके एवरी ईयर आप अपने फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कांसेप्ट। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इज योर मैटेरियलिटी कांसेप्ट। लास्ट कांसेप्ट है मैटेरियलिटी कांसेप्ट। ये मैटेरियलिटी कांसेप्ट आपसे क्या कहता है? ये मैटेरियलिटी कांसेप्ट आपसे ये कहता है कि आपके बिजनेस में जो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है, मटेरियल और इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है, उन सारी ट्रांजैक्शन को तो बहुत प्रॉपर वे में ढंग से आपको उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन आपके बिजनेस में जो छोटे मोटे इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आप उसको एक साथ टोटल करके समरी करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस में एक मशीनरी परचेज करी, कितने की? 8 लाख रुपीस की मशीन परचेज करी। तो 8 लाख रुपीस की मशीन परचेज करी है, एक बहुत बड़ा खर्चा आपने बिजनेस में किया है तो उसको बहुत प्रॉपर वे में ढंग से रिकॉर्ड करना है, इसका बिल भी ढंग से रखना है, मतलब हर चीज इसकी बहुत प्रॉपर वे में ढंग से रिकॉर्ड करके आपको रख दी है इस मशीन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुई है और बहुत हैवी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है ना? दूसरी तरफ सपोज करो आप चार्टेड अकाउंटेंट है, यू आर सीए, आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में आपके क्लाइंट्स आते हैं तो आप उन क्लाइंट्स को आप टी या कॉफी ऑफर करते हैं। टी या कॉफी क्या करते हो? ऑफर करते हो। तो ये जो टी का 1 कप ऑफ टी इज कॉस्टिंग ₹2 और ₹3, इससे ज्यादा नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हो कि कोई क्लाइंट आ रहा है उसको टी दे रहे हो तो आपने पीओ को क्या रखा है, बोले किसी को चाय दो तो उसे साइन करवा लेना यहाँ पे कि उसने चाय ली है। तो आप सामने वाले क्लाइंट को चाय दे रहे हो, सामने उससे साइन और करवा रहे हो कि भाई सर यहाँ पे साइन कर दो कि आपने कप ऑफ टी रिसीव करा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी। ये रिफ्रेशमेंट का छोटा मोटा खर्चा है तो पूरे वीक का या 50 डेज का या 1 मंथ का एक साथ टोटल करके रिफ्रेशमेंट का सारा खर्चा एक साथ टोटल करके भी आप अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एक कप का हिसाब नहीं लगता है कि एक चाय के पहले का एक कप ऑफ टी का अपन हिसाब रख रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना। तो मैटेरियलिटी कांसेप्ट आपसे ये कह रहा है कि बिजनेस में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन है उसको तो प्रॉपर वे में ढंग से रिकॉर्ड करो, लेकिन बिजनेस में अगर छोटे मोटे कोई खर्चे हो रहे हैं तो उनको एक साथ क्लब करके टोटल करके आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो टोटल है ना, टोटल, इसको मैं अपनी ये जो टोटल वर्ड होता है इस टोटल वर्ड को मेरी अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं सन्ड्री बोलता हूँ।
ये जो टोटल है, टोटल वर्ड को मैं अपनी प्रोफेशनल और मेरी अकाउंट्स की लैंग्वेज में ये सन्ड्री बोलता हूँ, SUNDRY। ठीक है, पढ़ी क्या लिखा है? अंडर दिस कंसेप्ट only material or important events and transactions must be recorded in the books of accounts. Item of less important will be clubbed into sundry income and expenses. ठीक है, अब ये कंसेप्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। देखो अकाउंट्स, ये जो अकाउंटिंग करने की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कहाँ पे गिवन होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी केवल ये समझो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या गिवन होता है? अकाउंटिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो टोटल 32 AS है, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है, आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के अकॉर्डिंग इन 3 कंसेप्ट्स को फॉलो करना, इन 3 कंसेप्ट्स को फॉलो करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो इन तीनों अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अपन बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। तो ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, इनको फॉलो करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। कौन से 3 कंसेप्ट है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इन 3 कंसेप्ट्स को फॉलो करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। देखो अकाउंटिंग में सबसे आखिरी का काम अपन क्या करते हैं? अपन अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। दिस इज लास्ट, ये सबसे आखिरी काम होता है। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट बनाते समय नीचे नोट डाल के लिखते हो। क्या लिखते हो? कि आपने जो अकाउंटिंग करी है, तो अकाउंटिंग करते समय किन किन कंसेप्ट्स को आपने फॉलो किया है, किन किन कंसेप्ट्स को आपने फॉलो करा है, वो यहाँ पे आप डिस्क्लोज करते हो। लेकिन अगर आप ये 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसका नीचे डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, उसका यहाँ पे डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइलेंस के केस में हर कोई ये मान के चलेगा, अज्यूम करके चलेगा कि आपने तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को यूज किया है। ठीक है ना? तो इन केस ऑफ साइलेंस हर कोई यही मानेगा कि आपने तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन को अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आपको उसका नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमारी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है उसमें से मैंने इस कंसेप्ट को फॉलो किए बिना अकाउंटिंग करी है, उसका नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर हम ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन को फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइलेंस के केस में हर कोई क्या मान के चलेगा कि ये जो अकाउंटिंग आपने करी है उसमें तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को आपने यूज किया है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो जिस भी कंसेप्ट को आप फॉलो नहीं कर रहे उसका नीचे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में से इस कंसेप्ट को हमने फॉलो नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि ये 3 कंसेप्ट्स को फॉलो करना तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। तो इन तीनों को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग ये है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में लिखा है। समझ में आई बात?